दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर लग्न के बाद कुंभ लग्न के विषय में, जो कुंडली 11 नंबर से चालू होता है। देखिए, इसके ठीक पिछले कार्यक्रम में हम शनि देव के नैसर्गिक स्वभाव, उनके पौराणिक स्वरूप के ऊपर बात किए थे। ठीक है, इससे ठीक पहले हम वह कुंडली देखे थे जो 10 नंबर से चालू होती है, उसके भी अधिपति शनि देव थे। और वह कुंडली जो 11 नंबर से चालू होती है, अर्थात कुंभ लग्न की कुंडली, इसके भी अधिपति शनि देव हैं। तो हम ठीक पिछले कार्यक्रम में ही शनि देव के विषय में बात किए थे कि भाई शनि देव जो हैं वो नीले वस्त्र पहने हुए हैं, 2 भुजाएं हैं, धनुष बाण और त्रिशूल है। ठीक है, उनके छोटे भाई यम है जिनको संहार का काम दिया गया है। शनि देव न्यायाधीश का काम करते हैं, लोगों को दंड देते हैं उनके कर्मों के अनुसार। इन सब हम बेसिक चीज़ों के ऊपर में ठीक पिछले कार्यक्रम में बात की है। चलिए अभी हम कुंभ लग्न के कारक और अकारक ग्रहों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो कुंभ लग्न होता है उसका जो साइन है वह है मटका, मिट्टी का मटका, घड़ा। ठीक है, पहला ऐसे लोगों का रंग थोड़ा सा दबा हुआ होता है। यदि शुक्र और चंद्र का लग्न या लग्नेश के ऊपर प्रभाव ना हो तो थोड़ा सा इनका रंग दबा हुआ रहता है। लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है अमूमन औसत दर्जे के लोगों से। नंबर 3 हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जो 12 भाव होते हैं उसमें कुंभ लग्न जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 11वें भाव के मालिक हैं, धन का स्थान है। ऐसे लोग जिंदगी में धन बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बस धैर्य के साथ उन्हें थोड़ा सा मेहनत करना होता है। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मटका कैसा होता है, गोलाई लिया हुआ। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता है इनका पेट थोड़ा सा बाहर आता है, यह एक चीज़ है इस स्थिति में। देखिए, यदि मंगल देव पीड़ित ना हो, जो तीसरा भाव है वह पराक्रम का भाव होता है। मंगल देव यदि पीड़ित ना हो, और मंगल देव ही पराक्रम के कारक हैं, मंगल देव यह भाव भी पराक्रम का है, इसके कारक भी मंगल देव, और स्थान भी यहाँ पर मंगल देव को मिला हुआ है। यदि मंगल देव पीड़ित ना हो तो यह लोग बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। ठीक है, 7वां भाव पत्नी के स्थान में सूर्य देव है, और सूर्य और शनि की बहुत अच्छी आपस में ट्यूनिंग नहीं है भाई। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन में यदि ये धैर्य पूर्वक होकर निर्णय नहीं लेंगे तो इनको भविष्य में तकलीफ आती है। यह सब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। चलिए अब हम यह देखते हैं कि कुंभ लग्न में कौन कौन से ग्रह हैं जो कारक हैं और कौन कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं। सबसे पहली बात, लग्नेश कौन हुए, शनिदेव हुए, इसलिए लग्नेश हर हमेशा कारक ही होता है। शनिदेव यहाँ पर क्या हो गए, कारक हो गए। ठीक है, भले दूसरा जो उनको एक और जो उनकी राशि है मकर राशि, वह जो है वो 12वें भाव में है। 12वां भाव त्रिक भाव है, अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी चूंकि शनिदेव लग्नेश है इसलिए वो हर हमेशा सिर्फ और सिर्फ कारक हैं। दूसरा भाव, यहाँ पर अष्टम द्वादश थ्योरी लागू होगा। एक बार हम लोग बात किए थे, यदि दूसरे भाव का स्वामी लग्नेश का अति मित्र हुआ तो कारक में लेना है, नहीं तो अकारक में लेना है। तो यह लग्नेश का अति मित्र नहीं है। 12 नंबर मतलब गुरुदेव, बृहस्पति देव। ठीक है, इन दोनों के बीच में अति मित्रता वाली स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुरु जो है वह अकारक होंगे। नंबर 2, गुरुदेव को भी 2 राशियाँ मिली हुई है। जो धनु राशि है जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यह भी एक उपचय स्थान है। ठीक है, तो उपचय स्थान को भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए गुरु को मैं फिर से अकारक में ले लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गए तीसरा भाव। तीसरा भाव फिर से उपचय स्थान है। नंबर 1, नंबर 2, लग्नेश और तीसरे भाव के मालिक मंगल देव और शनि देव की आपस में मित्रता नहीं है, इसलिए अकारक, क्योंकि उपचय स्थान है, इसलिए अकारक, क्योंकि लग्नेश के अति मित्र नहीं है। नंबर 3, यह जो भाव है एक भाव उनका केंद्र में आया है, लेकिन निगेटिव 2 चीजें हैं। ठीक है, एक तो उपचय स्थान, नंबर 2 लग्नेश के मित्र न होना, इसलिए मंगल देव को भी हम अकारक वाले श्रेणी में लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चौथा भाव, चौथा भाव में 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर मतलब वृष राशि। वृष राशि के स्वामी कौन हुए, शुक्रदेव हुए। चलो भाई, इनकी जो दूसरी राशि है शुक्रदेव की, वह एक त्रिकोण में है। त्रिकोण का स्वामी सिर्फ और सिर्फ
कारक होता है और यह भी शुक्र देव की राशि है, तुला राशि। एक तो त्रिकोण का भाव मिला इसलिए कारक। नंबर 2 केंद्र का घर मिला इसलिए कारक। नंबर 3 लग्नेश के साथ मित्रता भी है, उन्हीं के तो गुरु हैं शुक्राचार्य जी। ठीक है, तो यहां पर हम शुक्रदेव को किस में ले लेते हैं, कारक वाले ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आ जाते हैं 5वें भाव में। 5वें भाव में लिखा है 3 नंबर। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि मतलब बुध देव। तो त्रिकोण का जैसे ही किसी ग्रह को घर मिला मतलब वह कारक हो जाएगा। नंबर 2 बुध देव की जो एक राशि है कन्या राशि, वह 8वें स्थान में है कुंडली के। 8वें भाव को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी चूंकि उनकी एक राशि जो है वह त्रिकोण में है, इसलिए हम बुध देव को यहां पर कारक वाली ही श्रेणी में लेंगे। ठीक है, चलिए अगले भाव में चलते हैं। अगला भाव जो है 6वां भाव, जिसे अच्छा नहीं माना जाता, वहां पर 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि मतलब चंद्रदेव। ठीक है, तो एक तो लग्नेश के साथ मित्रता नहीं है चंद्रदेव की, नंबर 2 6वां भाव मिला है। ठीक है, तो इन 2 कारणों से चंद्रदेव यहाँ पर अकारक की श्रेणी में आएंगे। फिर हम आ जाते हैं 7वें भाव में। 7वें भाव में लिखा है 5 नंबर। 7वें भाव में लिखा है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर मतलब हो गई सिंह राशि। सिंह के एक स्वामी कौन हो गए, सूर्यदेव हो गए। लग्नेश के अति शत्रुता है दोनों के बीच में। ठीक है, इसलिए सूर्यदेव भी यहाँ पर अकारक में आएंगे। भले वह केंद्र का घर है, लेकिन चूंकि लग्नेश के अति शत्रु हैं इसलिए वह कारक में नहीं है। 1-2 ऐसा यहाँ पर पोजीशन बन सकता है जहाँ पर बैठ जाए तो थोड़ा सा शुभ फल मिलेगा, लेकिन तो फिर भी 80% जो है वो अकारक वाले ही श्रेणी में वो आएंगे। ठीक है, चलिए अगला भाव 8वें भाव में 6 नंबर लिखा है, इसको तो हम बुध देव के साथ देख लिए। 9वें भाव में 7 नंबर लिखा है, इसको हम शुक्र देव के साथ देख लिए। 10वें भाव में 8 नंबर लिखा है, जिसको हम मंगल देव के साथ देख लिए। फिर 11वें भाव में 9 नंबर लिखा है, जिसको हम गुरु के साथ देख लिए थे। यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, ये तो लग्नेश का ही भाव है। ठीक है भाई, लग्नेश का एक दूसरा राशि है। इस प्रकार से यह 3 ग्रह कारक हैं, यह 4 ग्रह अकारक हैं। एक चीज लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं एक एपिसोड में और इस चीज को बोला था, वहां पर भी कुछ एक ऐसा ही एग्जाम्पल आया था कि दूसरा भाव स्थायी संपत्ति का भाव है, यहाँ के मालिक गुरु है। 11वां भाव आय का भाव है, हर महीने के आय का भाव है। यहां पर 9 नंबर लिखा है, इसके भी मालिक गुरु। स्थायी संपत्ति के भी मालिक गुरु, आय के मालिक भी गुरु, इस भाव के कारक भी गुरु हैं। मैं कारक के ऊपर एक अलग से आपके सामने एपिसोड लेकर बहुत जल्दी आऊंगा। इस भाव के कारक भी गुरु हैं और इस भाव के भी कारक गुरु हैं, मतलब दोनों जगह के कारक गुरु हैं और दोनों के दोनों इस भाव के मालिक भी इस कुंडली में वही हैं। और एक स्थायी संपत्ति का भाव है और दूसरा हर महीने के आय का भाव है। पराशरी होरा शास्त्र के अनुसार इसे अकारक में लिया गया है। ठीक है, क्योंकि दूसरा भाव भी कहीं ना कहीं पर आयु के हानि को दिखाता है और यह भाव भी उपचय स्थान है, इसलिए ऋषि मुनि हमारे अकारक में लिए और हम भी अकारक मानकर ही फलादेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु का मजबूत होना, गुरु का प्लेसमेंट सही जगह होना बहुत जरूरी है। देखिए कलयुग है, आज के समय में पैसे की क्या महत्ता है ये मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दोनों के दोनों पैसे वाले भाव के यहाँ पर मालिक है गुरुदेव। तो मैं ले तो लिया हूँ कारक में, लेकिन पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। जब हम प्रैक्टिकली कुंडली फलादेश करेंगे तो मैं इन सब एग्जाम्पल को वहाँ पर जोड़ जोड़ के आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर आपके सामने मैं जरूर रखूँगा। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए आज मॉडर्न युग है और अधिकतर लोगों के बेडरूम के अंदर में टीवी आ चुका है। लोग अपने बेड के सामने टीवी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन टीवी का जो मिरर होता है, उसका जो ग्लास होता है, मिरर नहीं ग्लास बोलना ज़्यादा उचित होगा, उसका जो ग्लास होता है उससे एनर्जीज हमारी जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो आप कम से कम यदि आपके बेडरूम के अंदर में टीवी है तो रात को सोते समय उसमें पर्दा अवश्य लगाकर सोएं, खोल के ना सोएं।
ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी मैं बेडरूम देखा हूँ जहाँ पर टीवी थोड़ी सी हाइट में होती है, सोने के बाद डायरेक्ट उसका रिफ्लेक्शन जो है वो बॉडी के ऊपर दिखाई नहीं देता है उतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सब चीज़ें सही नहीं है। यदि आप बेडरूम के अंदर तो टीवी रखिए मत, ठीक है, एक जगह रखिए, परिवार के लोग एक साथ एक जगह बैठ के देखें। लेकिन फिर भी यदि आपके बेडरूम के अंदर है तो कम से कम रात को तो सोते समय उसमें पर्दा जरूर लगाकर सोएं, उसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा डाल दें, उसे ढक दें। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दें।